बच्चों, आज का जो लेक्चर होगा, मैंने आपको पहले बोला था कल की क्लास के अंदर कि आज और कल का लेक्चर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग और इन अदर वर्ड्स आपके अभी PRC 1 और अब से लेके एंड तक जितनी आपकी प्रोफेशनल लाइफ चलेगी उसमें इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को लेकर। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखना। और कल ही मैंने आपको ये बात बोली थी कि आपके पास अलग नोटबुक हो जिसमें सिर्फ PRC 1 के बारे में बातें हों, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। या रजिस्टर के अंदर ही कम से कम कोई जो है वो 20 से 25 जो पेजेस हैं उनको आप बिल्कुल अलग कर लें और जहाँ पे सिर्फ लिखा पता हो आपको कि क्या है, इंग्लिश के बारे में ही बात होगी और उसी के बारे में डिस्कशन की जाएगी। तो यही बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर चलेगा जी। अच्छा, पहला सवाल एक बड़ा ही नॉर्मल सा और बड़ा ही आसान सा सवाल है। बेटा ये सेंटेंस क्या होता है? देखो ना, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है जो कि आप सुनते रहते हैं, अक्सर ही सुनते रहते हैं। तो अच्छा, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए ना तो उसके लिए हमेशा याद रखें कि इट इज़ एथिक्स कि आपने क्या करना है, पहले हैंड रेज करना है, फिर मैं जिसको कहूँगा हाँ जी बताएं, ठीक है। तो ये तरीकाकार, एडा लम्बा भी नहीं, छोटा ही सही है, पता लग जाएगा मैंने। तो वो आपने बताना है जी। किसे कहते हैं सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। तो मैं कहता हूँ जी अ बर्ड इन द स्काई, तो ये कंप्लीट मीनिंग दे तो रहा है। अ बर्ड इन द स्काई कंप्लीट मीनिंग दे तो रहा है कि नहीं? और कोई बताए सेंटेंस क्या होता है, किसे कहते हैं जी? नहीं पता? सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए और ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तीनों चीज़ें जब शामिल होंगी तो फिर क्या होगा, वो सेंटेंस होगा। अच्छा ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी स्टॉप, तो इसके अंदर तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बात बताओ कहाँ है? तो ये जो स्टॉप है ये सेंटेंस होगा कि नहीं? क्वेश्चन है पहला। ये नहीं होगा लेकिन ये होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। ये भी एक सेंटेंस है, ठीक है, पूरा सेंटेंस है ये, अभी मैं आपको बताऊंगा। और कोई बताए सेंटेंस क्या होता है? भाई तुसी सब तो पहले बोले सो बताएं, यही वाली बात थी ये जो इन्होंने कहा था। अच्छा, हम ना बेसिकली पुरानी बातों के ऊपर बोल लगे हैं। हमारे यहाँ पे ना बात ये होती है कि हम सीखने के लिए ना, जब आपका किसी चीज़ के अंदर शौक़ होता है तो आप उस चीज़ के ऊपर खुद रिसर्च करते हो और रिसर्च करने के बाद उस चीज़ को जानने की और समझने की कोशिश करते हो। खैर, सेंटेंस के बारे में पहली बात तो याद रखें कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर वर्ब लाजमी होगा, बस जिसके अंदर वर्ब लाजमी होगा उसे सेंटेंस कहते हैं। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर वर्ब लाजमी होगा, हम कहते हैं वो क्या है, सेंटेंस है। बड़ी सादा सी बात, सिंपल सी बात। ऐसे अल्फाज मिलकर चाहे वो एक लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा हो लेकिन आपको वो असल में सेंटेंस का मजमुआ ही होगा वो। जैसे मैंने बोला स्टॉप, तो स्टॉप क्या है, यू स्टॉप, आप रुक जाओ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ स्टॉप, तो इसे मुराद क्या है, मैं किसी दूसरे को ही कह रहा हूँ ना, तो सेकंड पर्सन तो यहाँ पे है, यू स्टॉप, आप रुक जाओ, तो ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे स्टॉप क्या है, एक वर्ब है। वर्ब क्या है मैं बताऊँगा अभी आपको, बस अभी आप ये बात रख लें माइंड में कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर वर्ब का होना मस्ट है, वर्ब का होना मस्ट है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा जुमला नहीं कहलाएगा अगर उसमें वर्ब नहीं होगा, ये बात पल्ले बांध लो। और दुनिया में जनाब कोई भी सेंटेंस वर्ब के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसके अंदर अगर वर्ब नहीं होगा तो वो जुमला नहीं होगा, अगर वर्ब नहीं होगा तो वो जुमला नहीं होगा। अच्छा, अब ये भाई ने जो बात की थी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मैं ज़रा इसके लिहाज से थोड़ा आसान और कर देता हूँ। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसके अंदर सब्जेक्ट का होना, ठीक है, ज़रूरी होता है, सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। इसी तरह
अल्फाज का ऐसा मजमुआ, इनकी बात को ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है ना थोड़ी सी, तो मैं कॉम्प्लिकेट करूँ, मतलब आसान क्या बात मैंने बताई है आपको जहाँ पे वर्ब होगा, आप ये बात समझ लें। अगर इनकी बात को मैं लेके चलूँ तो अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना मस्ट है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। दूसरी बात, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिनमें ऑब्जेक्ट और वर्ब हो, सब्जेक्ट है या नहीं है वो बात की बात है। समझ आई बात की कि नहीं? जैसे आई ईट, मैं खाता हूं, ठीक है। अब मैं इसको करता हूं जनाब, और मैं शायद कह देता हूं, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूं आई ईट मैंगोज, ठीक है। क्योंकि जब आप सब्जेक्ट को लाना मस्ट करेंगे तो साथ ऑब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा आपको कोई ना कोई। आई ईट, अगर ना भी हो कोई बात नहीं, आई ईट ये सेंटेंस बन रहा है, पूरा हो रहा है। और अगर मैं कहूं जनाब मैंगोज आर ईटन, मैंगोज आर ईटन, कौन खा रहा है नहीं पता, लेकिन यहाँ पे मैंगोज क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी बताऊंगा आपको, अभी वो इस कन्फ्यूजन में बस ना आए। बेसिक मैं सेंटेंस को समझाना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ मस्ट है सेंटेंस के अंदर, और वो क्या है जनाब, वर्ब। अच्छा, सब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट और वर्ब हो सकता है, ठीक है, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक चीज़ मस्ट है और वो क्या है, वर्ब है। तो सेंटेंस के बारे में एक बात याद रख लें कि दुनिया में जो अरबों सेंटेंसेस बोले जाते हैं, इनके अंदर एक चीज़ मस्ट होती है, और वो एक चीज़ क्या होती है, वर्ब। क्लियर है ये बात? इसको आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। दूसरी बात, वर्ब का होना तो जनाब मस्ट होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे अल्फाज जिनके अंदर वर्ब नहीं होगा उसका क्या होगा, ऐसे जुमले जिनके अंदर वर्ब नहीं होगा उसका क्या होगा। तो जनाब उसके लिए सिंपल सी बात याद रखें कि ऐसे जुमले, अल्फाज का मजमुआ, मैं जुमला नहीं बोलूँगा सॉरी, ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिनमें वर्ब नहीं होगा, हम ऐसे अल्फाज के मजमुए को सेंटेंस नहीं बोलते बल्कि बोलते हैं फ्रेज। क्या कहते हैं वो, फ्रेज है। तो हमने दो बातों के बारे में बात की अभी। पहले हमने बात की कि सेंटेंस क्या होता है, और सेंटेंस के बारे में हमने पढ़ा कि वर्ब का होना मस्ट होता है। फिर हमने बात की ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिसमें वर्ब नहीं होगा, हम कहेंगे वो क्या है, फ्रेज है। जैसे हम्टी डम्टी ऑन द वॉल, हम्टी डम्टी ऑन द वॉल, मैं सिर्फ कहूँ, सैट नहीं बोल रहा, हम्टी डम्टी ऑन द वॉल, ठीक है। बर्ड्स इन द स्काई, ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ। तो ये क्या अल्फाज का मजमुआ है, ये वो अल्फाज हैं जिनके अंदर आपको वर्ब नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, जो आपको एक प्रॉपर सेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके अंदर वर्ब नहीं है। ये बात समझ आ गई? क्लियर है? इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया आपने? तो अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क, आप क्या करेंगे कि अभी बैठे बैठे, बता दो चले ना आपको बात समझ आई है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितनी को समझ आई है। अभी बैठे बैठे 5 फ्रेजेस लिखने हैं आपने और 5 सेंटेंसेस लिखने हैं इंग्लिश में, जो थोड़ी बहुत समझ आती है आपको। ज़रा 5 सेंटेंसेस लिखें और 5 फ्रेजेस लिखें अभी जल्दी से, अभी करें अभी। अप टू यू, आप आपकी मर्जी, करना चाहे पॉज कर लें। ये तो जब मैं लिखने के लिए दूंगा साथ आप पॉज कर सकते हैं। ओके जी, आप लोगों को काम दिया और उसको चेक भी किया गया, गुड, यू हैव डन वेल। बेसिकली आपके लिए एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जो भी काम साथ साथ करवाया जाए उसको प्रैक्टिस के तौर पर हम यहाँ पे लाजमी करें और मैं चेक करूँ, इसको लाजमी इंश्योर किया करें कि जो काम है उसको चेक किया जाए। आप अब फिज़िकल क्लास के अंदर हैं तो इस एडवांटेज को लाजमी सीख करें कि काम करके मुझे चेक करवाया जाए। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी आप काम करके मुझे मैसेज भेजें, ठीक है, ताकि मैं आपका काम चेक करूं। लेकिन याद रखें कि यहाँ फ़िज़िकल क्लास वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको ये फैसिलिटी बिल्कुल मुयस्सर नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं नहीं आया और सर ने क्लास के अंदर जो बताया वो काम मैं करके और फिर सर को भेज दूँ, ये नहीं। सिर्फ ऑनलाइन वाले जो बच्चे होंगे उनको ये फैसिलिटी मौजूद होगी, इसलिए फ़िज़िकल क्लास आना ज़रूरी है। एमरजेंसी अगर कोई हो जाए वो अलग बात है, अगर कोई ऐसा खुदा न खासा होता है तो फिर काम वगैरह आपका चेक कर लिया जाएगा। लेकिन फ़िज़िकल क्लास के बच्चों को ऑनलाइन वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी कि सर ये काम आप ऐसे चेक कर लें, ठीक है, आपको यहाँ पे करना पड़ेगा।
सेंटेंस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब ज़रा बात को बड़े ध्यान से समझें। आपको एक मज़ेदार वाली बात बताऊं, हमें कहा जाता है जी इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, और मैंने आपको पहले एक बात बोली थी कि आपने अपने फर्स्ट पेज के ऊपर एक चीज़ लिखनी है जो किसी ने नहीं लिखी हुई माशाल्लाह। ये तो मतलब वो कहते हैं तुम जो मर्जी करो सानू आंदी नहीं, ठीक है, मतलब तो फिर यही लग रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि आपने लिखना है आई लव इंग्लिश, चलो इंग्लिश नहीं लिखना, लिख लो आई लव PRC1, ठीक है, इस तरह ले लो। जब रोज़ाना लिखोगे ना तो ये आपके माइंड को मैसेज जाएगा, और देखिए यहाँ पर माइंड इज़ आवर मास्टर, माइंड हमारा मास्टर होता है। अगर उसे एक बात बार बार बताई जाती है ना तो माइंड आखिरकार तस्लीम कर लेता है इस बात को कि हाँ वो सही कह रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप हर पेज के उस फ्रंट पे लिखा करें, हर पेज के फ्रंट पे जो इंग्लिश का है कि आई लव इंग्लिश, आई लव PRC1, जो मर्जी लिख लो। या अगर तुम लगता कि रेपिटेशन होएगी तो एक पास एक पेज के ऊपर लिख लें आई लव इंग्लिश और अगले पे लिख लें आई लव PRC1, ठीक है। लेकिन कोई सारे आन ना लिख दे हैं, गलत फहमी हो सकती है, चाहे लड़के हैं, तो इसलिए वो बस आपने ये दो में से कोई एक चीज़ लिखनी है। जनाब अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को कवर करवाने जा रहा हूँ, यानी मज़ा आएगा आपको। आपको पता है इस दुनिया में कितने सेंटेंसेस बोले जाते हैं? तादाद को पता होगा आपको? किसी को पता हो तादाद? जी, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड में जनाब करोड़ों जुमले हो सकते हैं, करोड़ों क्या अरबों जुमले हो सकते हैं। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं किधर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आप किधर हो, क्या कर रहे हो, वो पंखा है, ये लाइट है, ये सारे मिला के करोड़ों अरबों सेंटेंस बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंटेंसेस, ठीक है। और एक मज़ेदार वाली बात, सिर्फ ये मैं आपको एक क्लिक देता जाऊँ, इंग्लिश ईजी है इसके ऊपर, कि जनाब दुनिया में जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, दुनिया में जो बोले जाते हैं, ये सिर्फ दो किस्म के होते हैं। कितनी किस्म के? दो किस्म के। ये अरबों जुमले सिर्फ दो किस्म के होते हैं, ओनली 2 टाइप्स, ठीक है। वो 2 टाइप्स कौन सी हैं वो ज़रा मैं आपको बता दूं। एक होती है सेंटेंसेस की टाइप जिसे आप नाम देते हैं नॉन एक्टिविटी। क्या नाम देते हैं? और एक टाइप होती है जिसे आप नाम देते हैं एक्टिविटी। यानी ये जो अरबों खरबों सेंटेंसेस हैं ना इस दुनिया के अंदर, अरबों खरबों सेंटेंसेस हैं, ये या तो दो किस्मों में से किसी एक पर रिलाई कर रहे होंगे, या उसमें एक्टिविटी होगी या एक्टिविटी नहीं होगी, बस बात ख़त्म। ये अरबों जुमले कवर हो जाएंगे आपके अगर आपको एक्टिविटी और नॉन एक्टिविटी में डिफ्रेंशिएट करना आ गया कि ये एक्टिविटी है, ये नॉन एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये नॉन एक्टिविटी है। बस सिंपल सी बात, आपने बस इस चीज़ को समझना है। अब इस चीज़ को मज़ीद आगे एक्सप्लेन मैं करूँगा कल, लेकिन अभी जो मैं चीज़ें आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बेस हैं। वो ना एक बाजी थी, उन्होंने ड्राइविंग सीखने की कोशिश की, और कुछ बाजे भी, मतलब लड़के भी ऐसे होते हैं जिनका होता है कि जनाब ड्राइविंग सीखनी है, हमें गाड़ी चलानी है। तो क्या होता है कि अब वो समझ लें कि कौन था बाजा या बाजी, आप खुद ही अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। वो जाते हैं या जाती हैं ड्राइविंग सीखने के लिए, और ड्राइवर साहब उन्हें बताते हैं, सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर, वो उन्हें कहते हैं जनाब दिस इज़ फर्स्ट गियर, आप उसे ऐसे गियर को डालते हैं, ब्रेक है, ये रेस है, ये सब कुछ। वो पहले गियर का बताता है, दूसरे गियर का बताता है, तीसरे का, वो दरमियान में रोक देता है या देती है, और कहते हैं कि इसे सब छोड़ें, मुझे गाड़ी चलाना सिखाएं। क्या वो गाड़ी चलाना सीख जाएगा या घी? क्यों? उसे बेस ही नहीं पता, बुनियाद नहीं पता, ठीक है। यानी बुनियाद का जब तक पता नहीं होगा आप कैसे गाड़ी चलाएंगे? आप जब तक बेस के ऊपर, बुनियाद के ऊपर नहीं जाएंगे आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, ठीक है। और गाड़ी चलाने के लिए आपको गाड़ी की बेसिक्स को समझना ज़रूरी होगा, ठीक है। एक सिंपल सा रूल है। अच्छा, आपको ये दीवारें नज़र आ रही हैं, ये सारी दीवारें, क्या ये दीवारें यहीं से शुरू हुई है? जिन्होंने थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा वो बताएंगे मुझे। क्या ये दीवारें यहीं से शुरू हुई हैं जहाँ से नज़र आ रही हैं? नहीं। क्यों? नीचे से हुई हैं। नीचे से हुई हैं, क्यों? बेस है, जिसे आप क्या कहते हैं? निया, ठीक है। क्या कहते हैं? निया, बुनियाद से। और याद रखें जितनी ज़्यादा बेस नीचे से बनी होती है ना, उतनी ज़्यादा दीवार मजबूत होती है। सिंपल सा रूल है। यानी जो नहीं दिख रहा
वो जितना ज़्यादा उस पर वर्क होगा उतना ज़्यादा दिखने वाली चीज़ मजबूत होगी। आसान सी बात। आप दिख रहे हो ना, आप सब दिख रहे हो, दिस इज़ योर आउटर पर्सनैलिटी। आप अंदर से क्या हो कोई नहीं जानता। ये कब पता चलेगा? जब ये टूटी खुलेगी। ठीक है, ये जब खुलेगी फिर पता चलेगा कि किस पानी में आप। ठीक है, तो क्या है उस अंदर को जो अभी दिख नहीं रहा, उसको निकालने के लिए अंदर की मेहनत जो नजर नहीं आती वो बहुत करनी पड़ती है। ठीक है, यही वजह ना कि आप यहां हैं, मैं यहां हूं, अभी मैं यहां हूं, क्यों? आप मुझे सुन रहे हैं। और ये किस लिए है कि ये अंदर की थोड़ी मेहनत है कि मैं यहां पर हूं, आप मुझे सुन रहे हैं। वरना तो ये कहना वो समझ नहीं आ रहा, सही पढ़ना। आम सी बात बता रहा हूं आपको, ऐसे ही होता है ना, और बिल्कुल होना भी ऐसा चाहिए। अगर आपको जनाब समझ नहीं आ रही तो आपका हक है, आप इसके ऊपर बात करें। मेरा बेसिक बात, हम पॉइंट से हट जाएंगे। ये बुनियाद जो होती है ना, जो नज़र नहीं आ रही होती, ये बहुत मैटर करती है। हम उस पर काम करते हैं जो नज़र आता है, हम उस पर काम नहीं करते जो नज़र नहीं आता। इस वजह से फिर हम किसी दुनिया के किसी जगह पर अपना वजूद नहीं रखते, क्योंकि हम सिर्फ अपीयरेंस पे काम करते हैं। तो अपीयरेंस पे काम करने वाला कभी भी कामयाब नहीं होता। काम किस पर करना पड़ता है? हिडन टैलेंट्स पर, अपनी हिडन एक्टिविटीज़ पर। आपको छुप के पढ़ना है। ठीक है, आप पढ़ेंगे जो छुप के, फिर वो नज़र आएगा दुनिया को कि जी हाँ मेरिट सर्टिफिकेट आ गया, जी हाँ इसने टॉप किया, जी हाँ इसने इतने महीने में पीआरसी कवर कर लिया। साल वाली तो बात ही नहीं गई ना, साल तो लिमिट है आपकी, तो इतनी देर में उसने जो है वो कवर कर लिया पीआरसी। ठीक है, और पीआरसी जो है कवर किया जा सकता है बड़े आराम से 3-4 महीनों के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीनों के अंदर आप उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है किस चीज़ पर कि हिडन टैलेंट कितना है, आपने अपनी जो इनर क्वालिटी है उसके ऊपर कितना काम किया, अपने आप को निखारने पे कितना काम किया। तो जनाब इसी तरह आपकी इंग्लिश है। ये सब बातों को करने के पीछे एक वजह थी कि इन सब बातों की एक लुबे-लुबाब ये है कि यही एक वजह इंग्लिश है। अगर आपने इंग्लिश को कि वो बुनियाद पर काम किया जो अभी नज़र नहीं आ रही, तो यकीन कीजिए जब नज़र आने वाली चीज़ लिखेंगे तो लोग आपको अप्रेज़ किए बगैर, एडमायर किए बगैर नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश की बेस क्या होती है, आज मैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा बताऊंगा और उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो इन बेसिस को समझना, सिर्फ समझना है आपने। मैं ये नहीं कहूँगा इसकी ये टाइप है, ये टाइप है, ये टाइप है, ये वो लिंग्विस्टिक्स का काम है, उसको हमें नहीं सीखना। हमें उसको सीखना है जो बुनियादी चीज़ें हैं बस। ठीक है, हम उस चीज़ की तरफ डाइव इन करेंगे और बड़े अच्छे अंदाज से उसे समझते जाएंगे। अच्छा, किन किन चीज़ों को जानना ज़रूरी है अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतरीन करना चाहते हैं, वो बुनियादी चीज़ें क्या हैं, वो मैं अभी आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। अब उनको एक एक करके ज़रा देख लीजिएगा और एक एक पॉइंट करके फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि ये क्या है। तो फॉर इंग्लिश आपको ये चीज़ें चाहिए जनाब। नंबर 1, ये हम नियमों की बात कर रहे हैं। नियम समझते हो ना, होती सारे, हम बेसिस की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की नियम।
तो जनाब दीज आर द 9 थिंग्स जो आपके सामने मौजूद हैं। इन चीज़ों पर अगर हम वर्कआउट कर लेंगे, इन्हें अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो इट मीन्स दैट कि हमने अपनी इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन कर दिया। ये भी जो आपको 9 अभी जो नज़र आ रहे हैं, अल्फाज नज़र आ रहे हैं, जो यहाँ पे वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, इनको नाम दिया जाता है एक चीज़ का जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। Parts of speech. Now we need to understand what is meant by parts of speech. What are actually parts of speech or what is the real definition for part of speech? तो उसको definition को बिल्कुल बुनियादी वे में, बिल्कुल ही बेसिक वे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा पहली बात ज़रा समझिएगा, what is mean by speech? Speech का मतलब होता है जनाब elaboration। स्पीच का मतलब होता है डिस्कशन। स्पीच का मतलब होता है डायलॉग्स, डायलॉग या डायलॉग्स। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो वजाहत कर रहा हूँ, मैं कोई मुकालमा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, हम कहेंगे ये सब क्या है? स्पीच है। उर्दू में क्या कहेंगे? बोलना। क्या कहेंगे? बोलना, बातचीत। ठीक है, वजाहत करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, हम उसे क्या कहेंगे? ये स्पीच है। क्या है? स्पीच है, गुफ्तगू है। तो स्पीच क्या हुआ? गुफ्तगू। स्पीच करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हम सहारा लेते हैं वर्ड्स का। किसका सहारा लेते हैं जी? वर्ड्स का। ये मैं एक एक करके ज़रा यहाँ पे बताता चलूँ। हम सहारा लेते हैं जनाब वर्ड्स का। मैं यहाँ से शुरू करूँगा, सॉरी। हम जनाब सहारा लेते हैं जी वर्ड्स का, ठीक है। और वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस बनाते हैं। और सेंटेंसेस मिलकर क्या बनाते हैं? पैराग्राफ्स बनाते हैं। और इस तरह से कहानी चलती रहती है, इस तरह से सारी स्टोरी चलती रहती है। तो आपकी जो स्पीच है, गुफ्तगू है, इस स्पीच के अंदर बोला जाने वाला हर लफ्ज़ असल में वो पार्ट है उस स्पीच का। पार्ट है किसका? स्पीच का। बड़ी सिंपल सी सादा सी बात है। यानी मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कितने पार्ट्स हैं स्पीच के? 6 पार्ट्स हैं। समझ आ रही है बात की? कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट। तो बात याद रखें, ये बड़े आपको सिंपल अंदाज से बस बता रहा हूँ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कि हमारी गुफ्तगू में यूज़ होने वाला हर वर्ड, हर लफ्ज़ असल में पार्ट है किसका? स्पीच का। हमारे सेंटेंस का हर वर्ड एक पार्ट होता है स्पीच का। अब जो आपको समझ आई है पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, अपनी नोटबुक पे खुद ही लिखें, चाहे उर्दू में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, जो आपको समझ आया लिखें। फिर मैं आपसे पूछूंगा आपको क्या समझ आया। ये 30 सेकंड के अंदर अंदर लिखें, इसे खुद लिखें आपको क्या समझ आया। अच्छा, कल वाला लेक्चर अपलोड कर दिया हुआ है आपने अपनी साइड पे? चलो भैया इसकी मैं रिकॉर्डिंग लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसको मैं ना रिकॉर्डिंग पकड़ के, तो इसको फिर एवरी सिंगल वर्ड यूज इन अ सेंटेंस इज नाउन एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, इसे पार्ट ऑफ स्पीच जी। द एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन, द वर्ड एलिमेंट्स, आप एलिमेंट्स बोल रहे हो तो आप एलिमेंट्स की जगह पे वर्ड्स लिख लो। ये सारे वर्ड्स ही तो हैं, वर्ड्स अल्फाज होते हैं, प्रोनाउन एक वर्ड है। ठीक है, तो अब एलिमेंट भी एक आंसर ही है ना, जुज़्व है। ठीक है, कर सकते हैं आप, गुड, अच्छा लिखा। और
different words that help us in understanding the structure of the sentence. वेरी गुड यार, क्या बात है, डिफरेंट वर्ड्स दैट हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, दे आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। फंटेस्टिक, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी डेफिनेशन। और किसने लिखी, बताएं बताएं। हाँ जी, कुछ लिखी है आपने? जी, आपने लिखी। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ सेंटेंस, वेरी गुड, ज़बरदस्त, ये भी ठीक है। हाँ जी, और बताएं। और सिर्फ एक और बच्चे से पूछ लेते हैं, कोई बता दे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, every word used in our discussion is called part of speech। ज़बरदस्त, फंटेस्टिक। देखो इतनी ज़्यादा डेफिनेशंस हमें मिल गई हैं, काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस हैं। तो वही बात कि जनाब पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, मैं कह देता हूँ, ठीक है, असलम is eating an apple। अब यहाँ पर अगर आप इस सेंटेंस की तरफ आते हैं तो बेटा ये बात है कि इसमें असलम इज़ अपार्ट, ईटिंग अपार्ट, एन अपार्ट, एप्पल एन अपार्ट। तो हर पार्ट है जी यहाँ पे, जैसे मिसाल के तौर पर, और वो जो पार्ट है या वो नाउन होगा, या वो प्रोनाउन होगा, या वर्ब होगा, या एडवर्ब होगा, या आर्टिकल होगा, या एडजेक्टिव, या प्रपोजिशन, या कंजक्शन, या इंटरजेक्शन, व्हाटएवर, इनमें से कोई ना कोई एक होगा बस। मतलब क्या, मैं इसको ज़रा और सादा कर दूं, दुनिया जहां में बोले जाने वाले अरबों जुमले वो इनमें से किसी ना किसी एक कैटेगरी पर बिलोंग करते हैं। और आपको एक मज़ेदार वाली बात बताऊं, आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर कितने अल्फाज बोले जाते हैं, सेंटेंसेस, वर्ड्स, सॉरी। आई का मतलब मैं होता है, वी का मतलब हम होता है, दे का मतलब वो, ज़्यादा के लिए ये यूज़ होता है। तो दुनिया में कितने अल्फाज हैं जो यूज़ होते हैं, कितने वर्ड्स होंगे इंग्लिश के? कभी सोचा इस बारे में? ये भी एक पिकअप लाइन में आपको देता हूँ। तो जनाब याद रखें कि दुनिया में 6 लाख से ज़्यादा अल्फाज बोले जाते हैं। कितने? 6 लाख से ज़्यादा अल्फाज बोले जाते हैं। और वो 6 लाख के 6 लाख अल्फाज या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे, यानी उसमें कुछ ऐसे अल्फाज होंगे जो नाउन होंगे, कुछ होंगे जो प्रोनाउन होंगे, कुछ होंगे जो एडजेक्टिव होंगे, कुछ होंगे जो एडवर्ब होंगे, कुछ होंगे जो इंटरजेक्शन होंगे, कुछ होंगे जो आर्टिकल्स होंगे। अच्छा, आर्टिकल्स कितने होते हैं? वो सिर्फ 3 ही होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, इस तरह करके पूरी दुनिया में बोले जाने वाले 6 लाख प्लस अल्फाज ये इन 9 में से कोई ना कोई एक कैटेगरी पर बिलोंग करते हैं। ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड व्हाट? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, हमारी बातचीत के जो जितने भी अल्फाज हैं वो इन कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी के ऊपर फॉल कर रहे होते हैं। इसी तरह अब आते हैं जनाब असलम। असलम यहाँ पर क्या होगा? ये एक नाउन है। ठीक है, इज़ यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ईटिंग यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है। एन यहाँ पर क्या है? आर्टिकल है। उसके बाद एप्पल यहाँ पर क्या है? एक और नाउन आ गया। ठीक है, तो इस तरह ऐसी तरतीब, इस किस्म का अंदाज कि जिससे एक सेंटेंस सेंस भी दे कि किधर नाउन लगाना है, किधर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, किधर वर्ब लगाना है, ये सब हमें पता चलता है इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने पर। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे सेंस होती है, तो इसे आप नाम देते हैं किस चीज़ का? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। यहाँ पे क्लियर है बात? डन है? कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का इसके ऊपर? क्या? मेन वर्ब जी, कोई क्वेश्चन? कोई नहीं है? वेरी गुड भाई, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके ज़रा चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है महाशय, जिनका नाम है नाउन। नाउन साहब क्या है? आ जाओ जी, पुरानी नर्सरी वाली डेफिनेशन वाले। नाउन क्या है बताएं? हाँ, आ गया ना? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। अच्छा, कुछ सवाल पूछता हूं आपसे, मुझे बताइएगा। ये लाइट आपको नजर आ रही है?
इस लाइट का एक ग्लास है, ग्लास को अगर मैं तोड़ दूं, ग्लास को तोड़ दूं, लाइट ख़त्म हो जाएगी, लाइट ख़त्म हो जाएगी। तो वो जो लाइट ख़त्म हो गई, मौजूद ही नहीं, क्या वो नाउन है? क्या वो नाउन है? पहला सवाल। अच्छा, जिनको लगता है हाँ वो हैंड रेज करें। 3 बचे। अच्छा, अगला सवाल। 3 सवाल है, फिर आप बताएंगे नाउन है या नहीं है, बस आप सिंपल से बताते रहिएगा। जनाब दूसरा सवाल आपके लिए ये है कि जनाब एक ना ईगल, अकाब, वो आसमान पे था, प्यास उसे बड़ी लगी हुई थी, उसने नीचे देखा, पानी नज़र आया। पहले तो कौवा था ना, अब हम अकाब कर रहे हैं। वो नीचे आया, नीचे आकर जब उसने लैंड किया तो पानी वाकई वहाँ मौजूद था और उसने पानी पिया, लेकिन उसके पर काफ़ी भरे होते हैं, तो उसका जो पर था वो लगा ज़रा कीचड़ के साथ, मड के साथ, और थोड़ा सा वो उस पर मड लग गया, उसका वो जो पर था उसके ऊपर। अब वो अकाब साहब जो हैं वो आसमान पे उड़ते हैं, तो वो जो मड था दैट वाज एक्चुअली डर्ट, ठीक है, मट्टी थी। वो मट्टी जो है वो खुश्क हुई, उसने जब पर मारे तो मट्टी उग गई, नज़र ही ना आई, उड़ गई। अब मुझे बताएं, वो मट्टी जो नज़र ही नहीं आ रही, है ही नहीं, अब मौजूद ही नहीं है, क्या आप उसे नाउन कहेंगे? क्या आप उसे नाउन कहेंगे? जो कह रहे हैं कहेंगे वो हैंड रेस करें। 1 2 3 4 बच्चे ये कह रहे हैं नाउन कहेंगे। तीसरा सवाल। जनाब आप निकलते हैं कॉलेज से बाहर निकलते हैं, तो निकलते ही आपको ना एक हीप ऑफ सैंड नज़र आता है, रेत का एक ढेर लगा हुआ नज़र आता है। आप उसके ऊपर ऐसे उंगली मारते हैं, ठीक है, और ऐसे देखते हैं कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपका दोस्त देखता है, देखे मैं कहता है यार यहाँ पे ना देयर इज़ अ ग्रेन ऑफ सैंड, तो आई सेड देयर इज़न्ट एनी ग्रेन ऑफ सैंड, नहीं है। वो कहता है इट इज़ है। अब वो ग्रेन ऑफ सैंड जो मुझे नज़र नहीं आ रहा उसे नज़र आ रहा है, नज़र नहीं आ रहा मुझे, और मुझे पता है नहीं नज़र आ रहा, एवं ही लगा है वो ग्रेन ऑफ सैंड जो नज़र नहीं आ रहा, वुड दैट बी अ नाउन? नाउन कहेंगे उसे? एक बच्चा कह रहा है कहेंगे, और अच्छा एक बच्चा, यानी बाकी भी रुक गए। क्या बात, ये हुई ना रेहान भाई आपकी बात। अच्छा, अब ज़रा बात को बड़े ध्यान से समझिएगा जी। ज़रा ये मैं आपके सामने जो वर्ड बोल रहा हूँ, ये जो नाउन है ना, ये लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन। लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ नॉमन से निकला, और नॉमन का मतलब होता है जी नेम। नॉमन का मतलब क्या होता है? नेम, ठीक है। कौन सा नाम? कोई भी नाम, कोई भी नाम। मैं इसको और आसान कर देता हूं, एनी नेम, कोई भी नाम, ठीक है। अब जरा आ जाओ सीए वाली डेफिनेशन नाउन की, सीए वाली, बड़ों वाली डेफिनेशन। उसके मुताबिक जनाब एनी थिंग विजिबल और इनविजिबल इज कॉल्ड नाउन। हर वो चीज जो हमें नजर आए या ना नजर आए, बस उसका नाम होना चाहिए, बस उसका नाम होना चाहिए, वो क्या है? नाउन। हर वो चीज जो हमें नजर आए या ना नजर आए, मगर उसका एक नाम होना चाहिए, हम कहेंगे ये क्या है? नाउन है। तो अब सवाल दोबारा पूछता हूँ, पहले वाला सवाल, क्या वो लाइट जो चली भी गई, ख़त्म भी हो गई, क्या वो नाउन है? अब हैंड रेस करें, कौन कहता है नाउन है? जो कहता है नाउन है वो हैंड रेस करें, जिसको लगता है नाउन है। जिसको नहीं लगता होगा वो हैंड रेस नहीं करेगा। वो एक भाई ने नहीं किया अभी तक, बाकी सब ने किया है नाउन। वो हेलो भाई ने सुनिया करो, एक कान सुनने वास्ते होंगे ने, लिखने वास्ते सिर्फ हाथ होंगे ने। आपने लिख लिया, सुनना कान हमेशा अटेंटिव रखने हैं आपने। दूसरा सवाल, वो अकाब महाशय का जो लगा था, मड लगा था, तो क्या वो नाउन था? है नाउन है? सभी कह रहे हैं, गुड हो गया। तीसरा सवाल, वो जो रेत का जरा था मुझे नजर नहीं आ रहा, उसे नजर आ रहा है, तो वो जो ग्रेन ऑफ सैंड था वो नाउन है कि नहीं? है।
क्लियर होगी बात? तो जनाब अब हमने ये बात समझी, हमने ये बात को जो है वो अंडरस्टैंड किया कि दुनिया जहाँ के तमाम अल्फाज, चाहे उनमें वो हमें वो नज़र आती है चीज़ या नहीं आती, लेकिन उसका कोई नाम अगर होगा तो हम कहेंगे वो क्या है? नाउन। वो क्या है? नाउन। अब सवाल ये पैदा होता है, हमारे इमोशंस, एंगर, नाराज़ी, क्या ये नाउन है? होगा नाउन, एंगर, नाराज़, ठीक है। वैसे तो ये एक एडजेक्टिव, अभी से छोड़े, मैं वैसे यही इसको वर्ड को हम यूज़ करते हैं, एंग्रीनेस पे आ जाते हैं, नाराज़ी, ठीक है। नाराज़गी वर्ड नहीं होता, नाराज़ी होता है। तो ये जो नाराज़ी है, क्या हम इसे नाउन बोलेंगे? कहेंगे उसे नाउन? यानी देखो ना, हम तो इसे देख भी नहीं सकते। ऐसी चीज़ें जिन्हें अपने 5 सेंसेस के ज़रिए से अपील किया जा सके, यानी देखा जा सके, वो भी नाउन। और ऐसी चीज़ें जिन्हें अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए से अपील ना किया जा सके, देखा ना जा सके, वो भी क्या है? नाउन है। तो अब एंग्रीनेस हमने तो उसे कभी नहीं देखा, यानी कभी ऐसा हो कि कोई बंदा कहे कि यार मैंने ना वो एंग्रीनेस को देखा था जाते हुए, वो तो बहुत ही ज़्यादा पैड़ा लगता है या लगती है, ठीक है, इसलिए मैंने आज के बाद एंग्रीनेस की तरफ नहीं आना। खुशी, ठीक है, अब खुशी के ऊपर आप कहें मैंने आज खुशी देखी, लड़की नहीं, ठीक है, खुशी खुशी होती है। यहाँ पे खुशी से मुराद क्या है? मुस्कुराहट, स्माइल, ठीक है, समझ आ रही बात की? तो जनाब ये दुनिया जहाँ की तमाम चीज़ें, दुनिया जहाँ की तमाम चीज़ें, चाहे वो नज़र आएँ या ना नज़र आएँ, चाहे हमारे इमोशंस हैं, व्हाटएवर, ये सब के सब क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। अब आ गया आपके लिए एक टास्क, बड़ा आसान सा। नाउन समझ आ गया कि नहीं, ये भी तो देखना है कि नहीं। अब आप लोगों ने खुद से जो आपको समझ आया, फिर बता रहा हूँ, खुद से आपने कोई से 5 विजिबल और कोई से 5 इनविजिबल जो नाउन्स है ना, वो मुझे अभी लिख के चेक करवाने हैं। 5 शुरू हो जाए, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स के अंदर अंदर करना है आपने। 5 विजिबल, 5 इनविजिबल, और सेपरेट लिखिएगा, एक दूसरे को नकल नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, आप उसे देख सकते हैं। जनाब हम लोगों ने अभी कवर किया और डिस्कस किया अबाउट नाउन, कि नाउन क्या है, और नाउन के बारे में हम लोगों ने मुकम्मल डिस्कशन कर ली। और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े ही अच्छे अंदाज से इसको समझ आ गई होगी कि नाउन किसे कहा जाता है, नाउन क्या होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं नाउन के साथ। अगला वर्ड है जिसे कहते हैं जी प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? यहाँ पे यहाँ पे देखें जी वर्ड्स हैं, प्रो और दूसरा नाउन। प्रो और नाउन। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। क्या मतलब होता है? इन प्लेस ऑफ। किसकी जगह पर? नाउन की जगह पर। सादा सी बात। ऐसे अल्फाज जिनको नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। सादा सी बात। ऐसे अल्फाज जिन्हें नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है हम उसे क्या नाम देते हैं? प्रोनाउंस का। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी आपके सामने एक मिसाल लाता हूँ। कायद आज़म इज़ आवर ग्रेट लीडर। कायद आज़म वाज बॉर्न इन कराची। कायद आज़म डिड हिज मैट्रिक फ्रॉम कराची। कायद आज़म वेंट टू लंदन। कायद आज़म डिड हिज लॉ एंड सच टाइप ऑफ थिंग्स। अब देखिए मैं बार बार एक वर्ड कायद आज़म यूज़ करी जा रहा हूँ, बार बार। पहली तो बात है दिस इज़ कॉल्ड रेपिटिशन ऑफ वर्ड्स। तो बार बार रेपिटिशन तो नहीं करनी, बार बार कायद आज़म लिखना, बार बार कायद आज़म लिखना। तो जनाब ये सेंटेंस के साथ साथ इस वर्ड को का बार बार यूज़ होना इस वर्ड की इम्पोर्टेंस को कम कर रहा है, वर्ड की इम्पोर्टेंस को कम कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हों ताकि रेपिटिशन से बचा जा सके, हम उन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड वर्ड प्रोनाउंस। इन्हें क्या कहते हैं? प्रोनाउंस। अच्छा, अब प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं उसके लिए बस मैं छोटा सा आपके सामने यहाँ पे लिखता चलूँ।
प्रोनाउंस की जब बात करते हैं कि टोटल कितने प्रोनाउंस हैं, क्या क्या हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कुछ प्रोनाउंस आपके सामने लिख देता हूँ। जैसे आई होता है, वी है, दे है, ही है, शी है, इट है, हु है, दिस है, दैट, these, those, each, either, neither, none, that, which, what, when, where, how और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे के सारे अल्फाज हम क्या कहते हैं, इन्हें प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, हम प्रोनाउंस की जब बात करते हैं तो प्रोनाउंस बहुत सारे होते हैं जिनको असल में यूज़ किया जाता है किसकी जगह पर, किसकी जगह पर, नाउन की जगह पर। तो ये सारे के सारे अल्फाज असल में कहलाएंगे क्या, प्रोनाउन। सर ये व्हाट और वेयर ये किस तरह नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं? इन्हें कहा जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, यानी सवालिया प्रोनाउन। क्या, सवालिया। ठीक है, जो सवालिया होते हैं ये सवाल के लिए यूज़ होते हैं, क्वेश्चन के लिए यूज़ होते हैं, तो इनको प्रोनाउन कहा जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये नाउन की जगह यूज किस तरह हो रहे हैं? जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन विल यू कम, मतलब है कि व्हेन विल यू कम। अब मैं इसको यूज़ करूँ कि मैं कहता हूँ दिस डेट, फिर दिस डेट, दीज डेट्स आर देयर। मैं कहता हूँ जी दीज डेट्स, अमंग दीज डेट्स यू विल बी हेयर। ठीक है, अब एक बंदा कहता है, अब मैं मिसाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दीज आर डेट्स, यू विल बी हेयर। ठीक है, यू विल बी हेयर अमंग दीज डेट्स। अब मैं इनकी बजाय ये बात कह दूं कि व्हेन विल यू कम, इसकी बजाय, नाउन्स की बजाय, इतने ज़्यादा नाउन्स यूज़ करने की बजाय मैं सिर्फ ये कह दूँ कब आओगे। समझ आई बात की कि नहीं? तो नाउन्स क्या होते हैं, ये तो हमें मज़ीद बातों की तरफ उलझा देते हैं। ठीक है, यू विल कम ऑन वेडनेसडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, मंडे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर और आफ्टर 10 ईयर्स वट एवर। ये मैं यूज़ करने के बजाय ये ना यूज़ करूँ व्हेन विल यू कम। बात समझ आ रही है? इसके लिए प्रोनाउन को यूज़ करते हैं। समझ आई बात की? क्लियर है ये बात? समझ आई है? तो इस तरह हम यूज़ करते हैं प्रोनाउंस को। तो प्रोनाउंस असल में वो होते हैं कि जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए हम इनको प्रोनाउंस का नाम दिया करते हैं। ठीक है, अब एक मैं आपके सामने टेबल रखने जा रहा हूँ जिससे आपको और प्रोनाउंस को समझने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। लेकिन उसको समझाने से पहले मैं ज़रा कुछ चीज़ें आपके सामने शो करता चलूँ। देखिए, मैंने अभी आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कि आपको कहाँ पर नाउन लगाना है, कहाँ पर वर्ब लगाना है, कहाँ पर जो है वो फिर नाउन लगाना है। ये चीज़ को समझने के लिए, स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें कुछ अल्फाज को समझना पड़ेगा, कुछ अल्फाज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो इनके अलावा हैं, और वो अल्फाज कौन से हैं वो ये रहे। आपको पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, सब्जेक्ट के बारे में सबसे पहली बात, जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में एक नाम यूज़ किया जाता है, वो होता है जनाब क्या, मेन टास्क परफॉर्मर। किसी भी जुमले के अंदर जो टास्क होता है, काम होता है, उसको परफॉर्म करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। अच्छा, मैं कहता हूँ कि अली इज़ स्टडिंग फ्रॉम सर रेहान। इसके अंदर स्टडी कौन कर रहा है, ये मेन काम करने वाला है, मेन टास्क परफॉर्मर है, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, सब्जेक्ट।
ये क्या है? सब्जेक्ट। समझ आ रही है बात की? तो सब्जेक्ट असल में किसी भी सेंटेंस के अंदर मेन टास्क परफॉर्मर होता है, ठीक है। और याद रखें कि जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, सिंपल सी बात। या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अच्छा, अगली बात, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑन विच टास्क इज परफॉर्म्ड। जिस पर काम हो रहा हो हम कहते हैं वो क्या है? क्या है? ऑब्जेक्ट। जिस पर काम हो रहा हो हम कहते हैं वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे आई एम राइटिंग विद पेन। अच्छा, अब यहां पे जरा मुझे बताइएगा, मैं लिख रहा हूं और लिखने के लिए क्या ऑब्जेक्ट यूज कर रहा हूं? क्या यूज कर रहा हूं? पेन। तो ये पेन क्या कहलाएगा? आगे आ जाओ। दे आर ईटिंग मैंगोज, वो खा रहे हैं। यहां पे दे क्या है? सब्जेक्ट है। क्या खा रहे हैं? मैंगोज खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? मैंगोज। तो ये मैंगोज क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो याद रखें कि सेंटेंस जब होता है, एक जुमला जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। यानी ये एक फॉर्मूला यूज होता है जिसे SVO का नाम देते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हमेशा पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अभी इसको मैं तफसील से आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ये मैं टेबल जब करवाने लगा था तो मुझे पता है कि ये चीज़ें आपको समझ नहीं उस वक्त आएगी, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको थोड़ा सा गो थ्रू करवा दिया। अब ज़रा ये जो मैं टेबल लिख रहा हूँ, एज इट इज़ आप इसे लिख लें और अपने पास ऐसे हॉरिजॉन्टल लिखना है। इसे हॉरिजॉन्टल समझेंगे, आपके पास नोटबुक है, हॉरिजॉन्टल है तो आपने उसको बनाना है। इसे टेबल ऑफ प्रोनाउन का मैं नाम दूंगा। किसमें? अब देखो, अली इज स्टडिंग, सिर्फ यहां पे ये है। यहां पे बात आती है, अली यहां पे क्या है? सब्जेक्ट है। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। स्टडिंग क्या है? वर्ब है। बात थोड़ी लंबी हो जाएगी कि मैं थोड़ी सी आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। हमेशा वर्ब से पूछा जाता है, उसके पहले वर्ब करवाऊंगा फिर ही समझ आएगा। वर्ब से पूछा जाता है हु या व्हाट। हु या व्हाट। तो हु का मतलब क्या होता है? कौन या किससे। कौन या किससे। कौन या किससे। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। अभी मैंने कहा आई एम ईटिंग मैंगोज, मैं ईट कर रहा हूं व्हाट। आंसर है ना व्हाट का, क्या है? मैंगोज। अब आई एम स्टडिंग फ्रॉम सर रेहान, स्टडिंग फ्रॉम, स्टडिंग के ऊपर आप पूछें हु, किससे या कौन या क्या। क्या की इंग्लिश है? क्या का आंसर है यहां पे इस सेंटेंस में? नहीं है। क्या हु का आंसर है? है। इसका मतलब है सरेहान क्या है? वो ऑब्जेक्ट हैं जिनसे मैं स्टडी कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा, मैं समझाऊंगा, छड्डागा नहीं तानू, लेकिन मैं बस ये बात कर रहा हूं कि आप बस ये बेस चीज़ है, इसको बस अभी समझ लें। इतनी बात आपको समझ आ गई? क्लियर है? फिर अगली बात ये होती है कि अगर हु या व्हाट का आंसर नहीं दिया जाता तो बाकी हिस्सा क्या कहलाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी वो डिस्कस करेंगे जब हम आगे आएंगे। अब ये टेबल ऑफ प्रोनाउन है, जल्दी से जरा ये नोट कर लें और फिर इंशाल्लाह हम इससे आगे देखते हैं। फिर
लिखें जल्दी से, फिर बताता हूँ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस, लास्ट वाले में रिफ्लेक्सिव या एम्फेथिक, EMPHATIC। आप इधर आ सकते हैं अगर उधर से इसे नज़र नहीं आ रहा तो। ओए 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 भाई ना गिरे। हैं आप लिख क्यों नहीं सकते? लिख लिया तो जब क्लास ओवर हो जाएगी फिर तो मेरा रोल नहीं ना रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? वेरी गुड। सब पे, सब पे। ठीक है सर। आपने हैंड फ्री तो लगाई नहीं, कैसे पता चल रहा है? हाँ जी, लिख लिया जी सबने। अब ज़रा बात थोड़ी सी सुन लीजिएगा, एंड अब चल रहा है जनाब। सब्जेक्टिव केस से मुराद ये है कि ये वाले सारे प्रोनाउंस जो आपको नज़र आ रहे हैं ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं और सब्जेक्ट के तौर पे आएंगे, एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं और किधर आएंगे? सब्जेक्ट के तौर। इसलिए इसे कहा जाता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है। पोजेसिव क्या होता है? एज अ पोजेशन, याद है ना मैंने जो आपको भी अभी नहीं करवाया वो। हाँ, पोजेसिव केस, पोजेसिव पोजेशन। अब मैं ये नहीं कह सकता दिस इज आई हाउस माई। तो ऐसे अल्फाज जिनको एज अ पोजेशन यूज किया जाए उनकी जगह पे, जो कि सब्जेक्ट के तौर पे यूज है। अब आई को मैं इधर पोजेशन में यूज नहीं कर सकता, मैं क्या यूज करूंगा? आई का पोजेसिव केस जो कि क्या है? माई। इसी तरह जिधर आएगा मैं कहता हूं जी दे लाइक मी, दे लाइक मी, मैं अब मी की जगह आई यूज नहीं कर सकता, मी की जगह आई यूज नहीं कर सकता। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ऑब्जेक्टिव केस ही यूज करना पड़ेगा आई का, और वो क्या है? मी। फिर माई सेल्फ, मैं खुद। एम्फेथिक और रिफ्लेक्सिव इसे बोला जाता है। एम्फेथिक जिस पे बात पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, एम्फेथिक प्रोनाउंस होते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? यानी सेल्फ फॉर्म या सेल्व्स फॉर्म। प्लूरल होगा तो सेल्फ की जगह सेल्व्स आ जाएगा, VES। सिंगुलर होगा तो सेल्फ आ जाएगा। सिंपल सा रूल है। जैसे दे है तो दे का क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। देम सेल्व्स, दे सेल्फ बोले हैं ना भाई तो देम सेल्व्स, ठीक, क्या होगा? देम सेल्व्स। ठीक है। इसी तरह वही का क्या होगा?
आर सेल्व्स। अब कल मैंने आपसे पूछना है, जरा मुझे बताएं कि वी का रिफ्लेक्सिव केस क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, आर सेल्व्स का सब्जेक्टिव केस क्या है। आर सेल्स का सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस क्या है। इस तरह करके मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा और आपकी फिंगर टिप्स पे ये होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं कौन हूँ? फर्स्ट पर्सन। बात किससे कर रहा हूँ? आपसे। आप एक भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, 1 अरब भी हो सकते हैं। समझ आई बात की? आप रहेंगे सेकंड पर्सन और यू रहेंगे आप, यानी सिंगुलर के लिए भी मैं यू यूज़ करूँगा और प्लूरल के लिए भी यू ही यूज़ करूँगा। अच्छा, जो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, वो सेकंड ना रहा, वो कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। जो हमारे अभी इस मीटिंग में शामिल नहीं है वो थर्ड होगा। और थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं? ही, शी, इट और दे। कौन कौन से हैं? ही, शी, इट और दे। क्लियर है? मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। कल आपकी फिंगर टिप्स पे हो, यहाँ से आपसे पूछ के इससे मतलब डिस्कशन करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहीं से प्रोनाउन के सिलसिले से हम लोग इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे कल। ओके जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे।